Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. The next topic in the chapter is topic number 4, Venn diagram. Means this is the exercise introduction of exercise 1.4, right? ठीक है, तो जितना हमने सीखा उसको अब एक डायग्राम में प्लॉट करना है। हमने एक नई दुनिया सीखी सेट्स की। इससे पहले अपन रियल नंबर जानते थे, नेचुरल नंबर जानते थे। एक्चुअली कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं जानते थे, बट उसको एक नए प्लेटफॉर्म पे देखा हमने उसको। ठीक है, से फैन कम करो। लेकिन इन सारी चीजों को एक नए प्लेटफॉर्म में, एक नए रूप में देखा है ना, विच आर कॉल्ड सेट्स। ठीक है, अब सेट्स को जोड़ते हैं क्या, या सेट्स को घटाते हैं क्या, या सेट्स में और क्या ऑपरेशंस लगते हैं, इनको समझने के लिए हमको एक डायग्राम की जरूरत पड़ती है। कोई भी अपन काम सीखते हैं, जैसे मैथ्स में कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे इक्वेशन सीखी, तो उनमें आगे क्या होगा उसको फिर ग्राफिकली प्लॉट किया, राइट। तो उसी तरीके से सेट्स को अब एक तरीके से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन सेट्स का। ठीक है, और उस ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में VENN आएगा, याद रखना। और रीजन यही है, वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इसको जॉन वेन नामक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। ठीक है, आपको पता है वेन डायग्राम, ये जो सेट्स वाला जो चैप्टर है, या वेन डायग्राम वाला जो चैप्टर है, ये रीजनिंग का भी हिस्सा है। आगे चल के आप जब एंट्रेंस एग्जाम फाइट करोगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट निकल के आता है, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के नाम से सब्जेक्ट निकल के आएगा क्लास 12 के बाद, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, सेट्स जो भी अपन पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम, स्पेसिफिकली वेन डायग्राम की बात करूं तो रीजनिंग का भी पार्ट है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, चलो तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखो क्या होता है, हमने जितने भी सेट्स पढ़े, जैसे कि हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर सेट। तो नेचुरल नंबर सेट क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, या फिर हमने कहा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर भी डॉट 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 आएगा और इधर भी डॉट डॉट। ठीक है, लाइक दिस। या फिर हमने रियल नंबर्स पढ़े, तो रियल नंबर्स को अपन रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते सिंपली, या तो आर लिख दो या फिर इंटरवल फॉर्म लिख दो। सीखा था हमने, इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। तो इन सारे सेट्स को हमको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। क्या किया जाता है? रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। ये रेक्टेंगल हमेशा यू को डिनोट करेगा, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। यानी आपको जो भी डिजायर्ड सेट चाहिए वो आप कहां से लेने जाओगे, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये रेक्टेंगल वो डिजायर्ड यूनिवर्सल सेट है जहां से आप लेने जाओगे। लेट अस से ये यूनिवर्सल, ये जो रियल नंबर्स है ना, ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मुझे नेचुरल नंबर रखना है, तो इसके अंदर हमको सर्कल्स बनाने होंगे। परफेक्ट सर्कल ना भी बनेगा तो चलेगा, राइट। ओवल भी बन सकता है। तो इस तरीके के सर्कल्स बनाने होंगे। ये हो गया मेरा n नेचुरल नंबर, ये हो गया मेरा इंटीजर्स। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इंटीजर्स भी हैं, और इंटीजर्स में से कुछ इंटीजर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो हम उनको अलग अलग रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हमको अलग अलग रख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना भाई। नेचुरल नंबर का अलग, हाँ, नेचुरल नंबर का अलग सेट, इंटीजर का अलग सेट, ये बिल्कुल दूर दूर कर दिया तो ये थोड़ा गलत हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब ये नोटेशन ठीक है थोड़ा सा ना, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर हैं जो इंटीजर्स भी हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स भी हैं, कुछ इंटीजर्स हैं जो नेचुरल नंबर नहीं है, और कुछ नेचुरल नंबर भी हैं जो नहीं, पर कुछ कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इंटीजर नहीं है। तो अभी भी गलत है ये, अभी भी गलत है। फिर से सुनो, देखो ये वाला पोर्शन तो क्या डिनोट कर रहा है, जो कॉमन है, जो नेचुरल नंबर भी है और जो इंटीजर भी है। ये वाला खाली पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, जो इंटीजर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। और ये वाला पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, जो नेचुरल नंबर नहीं है बट इंटीजर है, बट ऐसा कोई नेचुरल नंबर है नहीं जो इंटीजर नहीं है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो इंटीजर नहीं है। तो अभी भी ये नोटेशन गलत है। तो अब क्या करें, अब उसको कुछ ऐसे लिख दो, उसको कुछ ऐसे लिख दो, सारे के सारे इंटीजर्स, और उसके अंदर ये नेचुरल। अब तो ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे ही होंगे, लेकिन इंटीजर्स में कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स नहीं, ये सब मिला के क्या है, रियल नंबर्स हैं, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, क्लियर है।
अब अभी ये तो अपन ने स्टैंडर्ड सेट्स ले लिए थे, अब आपको स्पेसिफाइड सेट्स वो डिफाइन करेगा कि ए को ये ले लो, बी को ये ले लो, सी को ये ले लो, उस हिसाब से आपको ये डायग्राम बनाना है, या तो मिक्स में बनाना है या फिर पूरा अंदर बनाना है या पूरा दूर दूर भी बना सकते हो। जब ये एक दूसरे से भिड़ रहे थे तो उस कॉमन एरिया को कहा जाता है इंटरसेक्शन। क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। और अगर बाय द वे ये दूर दूर है, बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर है, टच ही नहीं हो रहे, तो उन दोनों सेट्स को क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट। भाई जॉइंट नहीं हुए वो, उनका कोई जॉइंट नहीं है, डिस मतलब अलग अलग, डिसजॉइंट। समझ आया? क्लियर है? तो ये अब रफली थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या कहा, है ना। अब जैसे कि एक स्पेसिफिक सेट ले लेता हूं मैं, ए एंड बी, और फिर अभी उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, तब सारी चीजें बाकी बाद में समझ में आ जाएगी। एक बार रफली ले लेते हैं। लेट अस से सेट ए ले लिया मैंने, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट। और सेट बी ले लिया मैंने, स्पेसिफाइड सेट है ना, आपको वो वाला फिक्स सेट नहीं है, जो स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं नेचुरल नंबर रियल नंबर, वो नहीं है। बी सेट ले लिया मैंने 4 5 6 7 8 9, 7 8 तक ही ले लो चाहो। अब इन दोनों सेट को अपने का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सेट सपोज करो ये वाला सेट मैंने ए बनाया, और मुझे दिख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ना। ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना कॉमन। तो मैं क्या करूंगा, अगला सेट बनाऊंगा, उसको उससे इंटरसेक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इंटरसेक्शन कराऊंगा, लाइक दिस। ये तो रख लिया मैंने ए, ये रख लिया मैंने बी। अब देखो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, उसमें से 4 5 6 तो इंटरसेक्शन में है, तो 4 5 6 इस कॉमन एरिया में डालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। ये पॉइंट्स है, ये एलिमेंट्स, ऐसे मानो सेट के एलिमेंट्स होते थे जैसे, तो ये एलिमेंट्स है, राइट। और 1 2 3 जो है वो कॉमन एरिया में नहीं है, तो इस वाले एरिया में रहेगा जो ए तो है पर बी नहीं है, जो एलिमेंट्स जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो 1 2 3, ठीक है। और इधर आ जाओ, बी सेट में 7 और 8, तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। या इनका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर। भाई आपको किसने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 एक से लेके 8 तक की गिनती के नंबर्स लेके आ, तो आप नेचुरल नंबर की सेट के भी दुकान में भी जा सकते हो, तो यू कैन पुट इट एज नेचुरल नंबर। आप और बड़े शोरूम में इंटीजर्स में भी जा सकते हो, या आप सबसे बड़े शोरूम में रियल नंबर में भी जा सकते हो। यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता ना, हमने क्या कहा था, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है। आपने कुछ और सजेस्ट किया, भाई आपको छोटी दुकान में जाना पसंद है, किसी को थोड़ी सी बड़ी दुकान में जाना पसंद है, किसी को बहुत बड़ी दुकान में जाना पसंद है, जो भी आपका हो वो सब सही है। वैसे यूनिवर्सल सेट वो खुद ही मतलब ऐसा क्वेश्चन कम ही बनता है, यूनिवर्सल सेट तुम बताओ, तो एक आध क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सल सेट तो खुद ही बता देता है कि लेट द यूनिवर्सल सेट विद द नेचुरल नंबर सेट, लेट द यूनिवर्सल सेट विद द रियल नंबर सेट, ये खुद ही बताता है जनरल। ठीक है, क्लियर है। आपको तो अंदर का सोचना है, जो क्वेश्चन बनेगा वो अंदर का बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर का। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो, हाँ ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, तो 8 तो उसमें आ गए, बचे हुए, बचे हुए अब इन दोनों सर्कल्स के बाहर आएंगे 9 10 11 12 13, जो ना ए में आ रहे ना बी में आ रहे, लेकिन हाँ यूनिवर्सल सेट में तो है। आप तो दुकान में ले आए अपने पसंद की शर्ट, बाकी शर्टें भी तो है वहां पे। समझ में आ गई बात? क्लियर है। चलो, तो अब इसके बारे में जितना रफ आइडिया तो मिल गया है ना, अब एक्चुअल तो जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे तब समझ आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। ये वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर प्रोबेबिलिटी, याद रखना। इवन पूरा सेट्स का चैप्टर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर प्रोबेबिलिटी। ज्यादा भी नहीं तो 25% to 30% हाथ है इस चैप्टर का प्रोबेबिलिटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस साल। 10वीं में बिल्कुल बच्चों वाली प्रोबेबिलिटी, 11वीं में थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब बच्चों वाली थी, उसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं, लेकिन इस बार वैसा प्रोबेबिलिटी धमाकेदार है, धमाकेदार है, और बहुत अच्छा वेटेज रखती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएगी, उसमें सेट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है ना? ओके, प्रोबेबिलिटी का इसमें रोल है, याद रखना, स्पेसिफिकली वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम के आगे जो आने वाले 2 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स हैं
उन कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लिखो, वेन डायग्राम इज अ टूल ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक औजार है। A Venn diagram is a tool of diagrammatic representation of sets. सेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का टूल है। अब इस टूल के अंदर क्या क्या पुर्जे हैं इसके। इसका पहला पुर्जा है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का काम क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम करता है ये। और इस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सेट है, आपने एक चीज तो सोची होगी कि कोई भी सेट सोचेंगे और उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट सोचेंगे, तो वो सेट उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, तो ऑल अदर सेट्स एंड ऑल इट्स सबसेट्स आर, ऑल अदर सेट्स को हम सबसेट्स कहेंगे उस यूनिवर्सल सेट का। और को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्कल्स, कर्व्ड फिगर्स, यूजुअली सर्कल्स। कर्व्ड मतलब चारों तरफ से पैक, और यूजुअली वो कर्व्ड फिगर्स क्या माना जाता है, सर्कल माना जाता है। ठीक है, और उसका नाम वेन डायग्राम इसलिए रखा गया क्योंकि इसको जॉन वेन नामक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, जॉन वेन। ठीक है, मैथमेटिशियन नहीं थे एक्चुअली, लॉजिशियन थे। बताया ना अभी मैंने, सेट चैप्टर आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट है। ये लॉजिशियन थे। लॉजिशियन समझते हो, तर्क वितर्क का एक सब्जेक्ट होता है, अभी आपका आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, तर्क वितर्क। उसमें कारण, उसका इफेक्ट चेक करा जाता है, राइट। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे उसमें। तो वो जो उसको पढ़ाता है उसको, ये जो उसमें समझता है उसको क्या कहेंगे, लॉजिशियन। जैसे मैजिक में समझेगा वो मैजिशियन, तो जो लॉजिक में समझेगा वो लॉजिशियन। तो इंग्लिश लॉजिशियन थे, इंग्लैंड में रहते थे, जॉन वेन, उन्होंने इसको डेवलप किया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया वेन डायग्राम। ओके, चलते हैं आगे। ये आधे नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका ना, तैयार हो गया। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, डालो हेडिंग। तो एक बार अगर अपन वेन डायग्राम सीख गए, वेन डायग्राम में घुस गए, तो अब अंदर मैंने आपको बताया था, देखो कोई दूर दूर था, कोई बिल्कुल ही अंदर था, कोई मिक्स में था। तो अब जैसे रियल नंबर्स के अंदर तो ऑपरेशंस क्या चलते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, डिवाइड करना, ये सब चलते हैं। ठीक है, तो सेट्स के अंदर क्या ऑपरेशन चलते हैं, तीन बेसिक ऑपरेशन सेट्स के अंदर चलते हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इन तीनों के साइन भी आगे डिनोट किए गए, इनको भी आप लिख लो। यूनियन ऑफ सेट्स को डिनोट किया जाता है यू टाइप में, लाइक दिस। एक्चुअली यू नहीं होता, यू का थोड़ा मुंह खोल दिया जाता है, इस तरह का यू होता है। यू तो बिल्कुल अपन ऐसे बनाते हैं ना, पर चलो यू अपन वैसे ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे साइन, ऐसे मुंह खुला रहता है। बट कोई बात नहीं, अपन यू की तरह बना सकते हैं इसको, ऐसे बिल्कुल जमा जमा के बनाने की जरूरत नहीं। और यूनियन का जस्ट उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं साइन को, तो क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब एक चीज समझना बेटा, सेट्स की दुनिया में और वर्ड जहां पर भी लिखा रहता है ना, और, उसका मतलब होता है यूनियन। और एंड वर्ड जहां पर भी लिखा रहता है ना, एंड, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। एक चीज को बिल्कुल हमेशा याद रखिए। ठीक है, आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने। और वर्ड जहां पे भी लिखा रहता है सेट्स की दुनिया में, उसका मतलब क्या होता है, यूनियन। और एंड वर्ड जहां पे, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो ए में है एंड बी में है, तो मुझे ए के भी चाहिए, बी के भी चाहिए, एंड इंटरसेक्शन के चाहिए। जैसे अभी 4 5 6 हमने डायग्राम में देखा, तो 4 5 6 क्या था, ए में भी थे और बी में भी थे। तो मैं क्या कहूंगा, 4 5 6 आर कंटेंट इन ए एंड बी। क्या कहूंगा, ए एंड बी। और मत लगा देना, और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें पहला नंबर ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। लिखो, एक बार ये डेफिनेशन लिख लो और फिर इसको समझते हैं, यहां से लेकर।
ठीक है, देखो यूनियन ऑफ सेट्स का बेसिक मीनिंग ये है कि मैंने कहा कि सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स है, तो इनका यूनियन क्या होगा? तो मुझे बताओ, एक रियल नंबर है 4, एक रियल नंबर है 5, तो इनका जोड़ क्या होगा? 9। वो भी तो रियल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी नंबरों के ऑपरेशन से नंबर ही तो मिलता है, बोलो। तो सेट्स के ऑपरेशन से सेट ही मिलेगा। सेट्स के ऊपर अपन ने जो 3 ऑपरेशंस पढ़े उसको लगाने के बाद क्या मिलेगा? हाथ में सेट मिलेगा। तो अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, उसका सबसे पहला ऑपरेशन मैंने यूनियन किया, तो अब बदले में जो मेरे पास है वो तीसरा सेट है, तीसरा नया सेट निकल के आया है। ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स। देखो और बी में भी है, ये लैंग्वेज ही इंटरसेक्शन को बोलती है। और बी में भी है, मतलब अब आपको वही एलिमेंट्स चाहिए जो ए में और बी में कॉमन है। मैं कॉमन नहीं कह रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट्स चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो आपको सर कुछ एलिमेंट्स तो डबल काउंट हो जाएंगे, तो जो डबल काउंट होंगे उसको टेकन वंस करना है। जो डबल काउंट हो जाएंगे उसको क्या करना है? टेकन वंस करना है। एक ही बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है। तो अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था, देखो एक बार पढ़ लो। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट। पहली बात तो यूनियन क्या निकल के आएगा? एक सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए and all the elements of set V, the common elements being taken once। जो कॉमन एलिमेंट्स इसको डबल काउंट मत करना, क्योंकि कभी भी किसी सेट में 2 बार अगर 2 एलिमेंट्स होते भी हैं सेम, तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो सेट की डेफिनेशन में था, हमने देखा था। तो इसलिए कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार लिख देंगे, तो उससे जो सेट तैयार होगा उसको क्या कहेंगे? उन दोनों सेट का यूनियन सेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो अभी अपन ने किया था उसकी बात करते हैं। हमने अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा था, ऐसा कुछ था। बोलो, ए में क्या रखा था? 1 2 3, और इसमें 4 5 ले लो, चलो कुछ भी ले लो एग्जांपल, तो 6 7 8 9। ठीक है, तो ये बी है। तो ए यूनियन बी अगर मैं करूंगा तो उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए के सारे एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5, और बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 4 5 6 7 8 9। लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, 4 और 5 को एक बार ही लिखना है। तो बोलो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टार्टिंग से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो कोई तीसरा सेट, मान लो सेट का नाम सी रख देते हैं, जो तीसरा सेट बन के आया सी, ये ए और बी के यूनियन से बन के आया। इसमें ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स भी, अनकॉमन एलिमेंट्स भी सारे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का सारा पोर्शन, बोलो ये सुनो, यहां से लेके यहां तक का सारा पोर्शन, इसमें ये भी आ गया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी है। क्लियर है? ठीक है, चलो चले नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं। ये तो स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है ना, उसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो मैथमेटिकली वी राइट ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने अभी बताया था कि यूनियन का मतलब और, यूनियन को मैथमेटिकली और से डिनोट कराते हैं। तो मैथमेटिकली वी राइट ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स। ए यूनियन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स ए में भी हो या बी में भी हो। एक्स ए में भी हो तो भी ले लेना, एक्स ए में भी हो तो भी ले लेना, या एक्स बी में भी हो तो भी ले लेना। तो कुल मिला के ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ठीक है, तो यूनियन को अपन क्या करते हैं? और वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसका एक वेन डायग्राम बना लो। अब हर एक ऑपरेशन का वेन डायग्राम से अपन इसको करना सीखेंगे। बनाओ वेन डायग्राम, बना ली।
ये रेक्टेंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये इसका कॉमन एरिया है, राइट। ये थोड़ा सा गलत लगा हुआ है। ये इसका कॉमन एरिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो कॉमन, जो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट, ये ये अनकॉमन पार्ट भी आ गया, कॉमन भी आ गया। इस येलो पार्ट को कहेंगे अपन ए यूनियन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, सेट का जो नाम है ना, हमेशा वो सेट के बाहर लिखा जाता है। जैसे ए सेट है, इसका नाम बाहर लिखेंगे, बी सेट है, इसका बाहर नहीं, यूनिवर्सल सेट का भी बाहर लिखेंगे। ठीक है, ओके। छोटी मोटी बातें ध्यान में रखते रहो, क्योंकि नया टॉपिक है तो इर्द गिर्द काफी सारी बातें घूमेंगी, ऑब्वियस बात है। ए यूनियन। चलो, अब जब अपन ने यूनियन समझ लिया, तो इस यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज भी निकल के आएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन डालो, हेडिंग प्रॉपर्टीज डाल। देखो, पहली प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी को वहां से देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ए का बी से यूनियन करूं या बी का ए से यूनियन करूं, बात बराबर ही होती है, बात बराबर होती है। और जब ऐसा उल्टा फुल्टा एक समान हो जाता है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिविटी। तो यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है, दैट मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स कॉम्यूटेटिव लॉ को मानता है। ठीक है, सेकंड देखो, अगर मैं ए का बी से यूनियन कर लूं, आंसर आ गया कुछ, फिर उसको किसी तीसरे सेट से यूनियन कर लिया, या फिर अगर मैंने बी का यू सी से यूनियन कर लिया, फिर कुछ आंसर आ गया मेरे पास, उसका ए से यूनियन कर लिया, वो बात बराबर होगी। सेम सेम सेट निकल के आएगा, जो इधर से जो डी सेट निकल के आएगा वो का वही डी सेट यहां से निकल के आएगा, बराबर एग्जैक्टली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी। अच्छा, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ हम बचपन में 7th क्लास में सीख के आए। याद रखना, देखो एडिशन ऑफ टू नंबर्स होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है। देखो चेक करो, अगर मैं 3+5 करूं या 5+3 करूं, बोलो बात बराबर है। अच्छा, अगर मैं 3+5 करके +2 करूं, या मैं पहले 5+2 कर लूं और फिर 3+ करूं, बात बराबर है। तो दो नंबरों का जोड़ कॉम्यूटेटिव भी होता है और दो नंबरों का जोड़ एसोसिएटिव भी होता है। कॉम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए तीन नंबर लेके इस तरीके से किया जाता है। कुछ नहीं, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको इधर शिफ्ट कर लिया जाता है और चेक कर लिया जाता है, अगर वो इक्वल है तो यस इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, नहीं है तो इट डज नॉट फॉलो द। जैसे सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो ना तो कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है सब्ट्रैक्शन, और ना ही एसोसिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, खुद सोचो तुम, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो ये LHS RHS दोनों जगह अनइक्वल हो जाएंगे। करके देखो, देखो 3 - 5 क्या होता है, बोलो? -2, और ये 2 अनइक्वल हो गया। इधर इधर लगाओ 5। 3 - 5 यानी -2, -2 इधर तो आया -4, इधर आया 5 - 2 3, 3 - 3 इधर आया 0। तो ना तो एसोसिएटिव फॉलो हुई। तो ऐसा मत मानना कि कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिव सर, ये तो सरल सी बात है तो हमेशा ही लगे, हमेशा नहीं लगेगा। किसी किसी ऑपरेशन में लगता है, किसी किसी ऑपरेशन में नहीं लगता है। रियल नंबर के केस में एडिशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है, फिर मल्टीप्लीकेशन में फिर लग जाता है, फिर डिवीजन में फिर नहीं लगता है। सेट्स की दुनिया में, यूनियन में तो लग रहा है, अभी इंटरसेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा देखी जाएगी, और डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आ रहा है, उसमें लगेगा नहीं लगेगा, उसमें भी देखी जाएगी। फाइन, ठीक है, दो प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी फॉलो होगी किसमें? यूनियन ऑफ टू सेट्स में। तीसरी चीज देखो, अब अगर मैं किसी भी दुनिया के सेट का नल सेट से यूनियन बनाऊं, तो वही सेट निकल के आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लॉ से उस सेट की आइडेंटिटी नहीं बदली, नहीं बदली ना, ये जैसा है वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं खुद का खुद से ही यूनियन करा दूं तो खुद ही आएगा, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, लास्ट आ जाओ। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का किसी भी दुनिया के सेट से यूनियन कराऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है। देखो, यूनियन का एक रूल याद रखो कि अपन कभी भी दो सेट्स का यूनियन करते हैं ना, अगर अपन दो सेट्स का यूनियन करते हैं, लिखो एक बार, अगर अपन दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो इसके एलिमेंट्स भी आते हैं, इसके एलिमेंट्स भी आते हैं, कॉमन भी आते हैं, ये तो सीख लिया आपने। लेकिन ऐसे सेट्स जो पूरे के पूरे किसी दूसरे सेट में समाये हुए हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था एग्जांपल, ये तो है इंटीजर्स, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर में समाया हुआ है। ऐसे सेट्स का जब अपन यूनियन करते हैं तो आंसर ऑब्वियसली बड़ा वाला सेट आएगा। बड़ा वाला कौन है, जेड। मान लो ये भी रियल नंबर के अंदर समाया हुआ है, तो अब की बार तीनों का यूनियन कर दो तो आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ा सेट रियल नंबर। समझ में आ रही बात? तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि ए और 5 में से बड़ा ए है, तो इसलिए इसका यूनियन ए है, और यू और ए में से बड़ा यू है, तो इसका इसलिए इसका यूनियन यू है। बड़ा ही आसान सा है, बट इनका नाम याद रखना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस ये लॉ कौन सा है, तो ये तो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यू शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? देखो इसमें जो फाई है ना, फाई, ये फाई है ना, फाई, इसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे, केवल इस पोजीशन पे, हमेशा नहीं। अभी जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पोजीशन पे ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरी चीज के साथ ऑपरेशन लगकर उसकी आइडेंटिटी को बदलने नहीं देता है। तो फाइ ने ए के साथ यूनियन करके ए की आइडेंटिटी को बदलने नहीं दिया, ए आज भी ए ही रह गया, कुछ नया बी सी डी नहीं बना। इसीलिए इसको तो कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, किसको, फाइ को। किसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइ को। और आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइ को आइडेंटिटी एलिमेंट केवल यूनियन के केस में कहेंगे, जब यूनियन चल रहा हो। अभी जब क्या चलेगा, इंटरसेक्शन चलेगा और डिफरेंस चलेगा, तो हो सकता है कि फाइ आइडेंटिटी एलिमेंट ना बने, यह बन भी जाए। ठीक है। और इस लॉ को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और खुद के साथ ही खुद यूनियन कर दो तो ऑब्वियसली खुद ही सेट मिलेगा। अब देखो, रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता था कि 5 + 5 5 ही होता था, 10 + 10 10 ही होता था, नहीं होता था ना। लेकिन यहाँ पे ए यूनियन ए ही हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली रियल नंबर के, कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, बिल्कुल रियल नंबर्स में जो एडिशन चल रहा है ना, उसको बिल्कुल मान लेते हैं कि जैसा एडिशन होता है ना रियल नंबर्स में, वैसा सेट्स के अंदर यूनियन होता है। तो करीब करीब सेम हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर कोई सेट किसी सेट से छोटा है तो उसका यूनियन बड़ा वाला सेट होगा, बस ये बताना चाहता। वहां पे तो ये लॉ चल रहा था ना, इन दोनों लॉ को अपन इस नोट से समझ सकते हैं, राइट। देखो, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ऐसे मान लो कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट मतलब छोटा है, ए उसका सुपर सेट है ना। तो उस केस में इन दोनों का जो यूनियन है, इन दोनों में से जो बड़ा सेट है होगा वो आएगा ए। क्लियर है? ठीक है। और अगर मैं इसको ए इज ए सबसेट ऑफ बी कर दूं तो अब आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि अब बी बड़ा सेट हो गया, बी सुपर सेट हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गए हमारे यूनियन ऑफ टू सेट्स, खत्म, उसकी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, नोट डाउन करो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। चलो, अभी अभी बताया था इंटरसेक्शन का मतलब। अब आप खुद सोचो, यूनियन ऑफ टू सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स लिए आपने, जो ए में भी हैं, फिर वो इंटरसेक्शन वाली भाषा बोल रहे हो, ए के सारे एलिमेंट्स प्लस डी के सारे एलिमेंट्स, और अगर कुछ कॉमन आए तो एक बार ले लेना, ये है यूनियन। अब इंटरसेक्शन की परिभाषा जो अभी आप बोल रहे थे, जो ए में भी है और बी में भी है, बस वही चाहिए। जो ए में भी है और बी में भी है, ए के बचे हुए नहीं चाहिए, बी के बचे हुए नहीं चाहिए। क्या कहता है ये, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट। अगेन ऑपरेशन लग रहा है तो सेट ही मिलेगा, विच कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, विच कंसिस्ट ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड, इसमें कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ओनली।
ठीक है, which consists of the common elements of the set A and B. ठीक है, लिख लिया। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, सेम यूनियन की तरह लिखेंगे, बस जहां और आ रहा था ना वहां एंड आ जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली वी राइट ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट्स ले लेना, और एक्स की परिभाषा क्या बता दी कि एक्स ए में भी होना चाहिए एंड एक्स बी में भी होना चाहिए, एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बना लो। तो अब की बार येलो पोर्शन केवल इनके कॉमन पार्ट में, और अनकॉमन पार्ट में व्हाइट दिख रहा है ना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को अपन येलो पार्ट से डिनोट करा रहा है। पिछली बार क्या था, पूरा येलो पार्ट यहां से लेके यहां तक था, देखो। तो उसको वो जो येलो पार्ट था पिछली बार वो ए यूनियन बी था, क्या था वो, अब की बार येलो पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर है, इजी। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, पहले ये नोट डाल के लिखो, पहले ये नोट डालो। इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो उस केस में ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में सेट्स की डेफिनेशन में बताया था इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दूर दूर है बैठे, ये देखो ये ए दूर बैठा है और ये बी दूर बैठा है, तो डेफिनेशन से देखो ज्वाइंट ही नहीं हो रहा, तो ए और बी को इस केस में क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। देन द सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हुए चलना कि उधर तो क्या प्रॉपर्टीज थी और इधर क्या प्रॉपर्टीज। हाँ जी, तो पहली दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम, पहली दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम, ए का बी से इंटरसेक्शन कर दो या बी का ए से इंटरसेक्शन कर दो, बात बराबर है। भाई मैंने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ के बता दे रहे जो ए में भी है और बी में भी है, दूसरे पल मैंने कह दिया कि दे रहे मुझे तो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ के बता जो बी में भी है ए में भी है, तो बात तो एक ही गई ना मैंने। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होगा, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है कि पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन कर दूं फिर जो आंसर है उसका सी से इंटरसेक्शन करूं, या पहले मैं बी और सी का इंटरसेक्शन कर दूं उसका जो आंसर है उसको ए से इंटरसेक्शन करूं, तो बात बराबर आएगी, सेम सेट्स निकल के आएंगे या सेट्स के एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तीसरा भी फॉलो हो रहा है, चौथा भी फॉलो हो रहा है, पांचवा भी नहीं, पांचवा फॉलो नहीं हो रहा, पांचवा उल्टी तरीके से फॉलो हो रहा है, और तीसरा भी उल्टे तरीके से फॉलो हो रहा है। देखो जब अपन इधर यूनियन लगा रहे थे तो आंसर ए आ रहा था, आ रहा था, अब इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। वही सेम चीज कि अगर ए और बी छोटे बड़े सेट हैं तो यूनियन में तो बड़ा सेट आंसर आएगा और इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आएगा, लेकिन एक सेट दूसरे सेट में समाया हुआ होना चाहिए, उस केस की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर अपन, है ना। तो ए इंटरसेक्शन फाइव क्या हो जाएगा, फाइव। अब की बार लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव आंसर दे रहा है, पिछली बार लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए आंसर दे रहा था, राइट। आइडेम्पोर्टेंट लो एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे यूनियन में चलता है कि ए का ए से इंटरसेक्शन कर दिया तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी उल्टी तरीके से फॉलो हो रहा है, पिछली बार लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है यू आंसर देता था, क्या आंसर देता था, यू बड़ा वाला सेट, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ए आंसर दे रहा है, दैट मीन्स छोटा वाला सेट। ओके, अब ये लास्ट वाला लो जो है ये दोनों लो का मिक्सचर है, इंटरसेक्शन और यूनियन का ये मिक्सचर है, क्या कहता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इस लो को क्या कहते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अच्छा, पूरा अगर इसको डिटेल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, लिखना चाहो तो पूरा लिख लो ताकि एग्जैक्टली याद रहे, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लिखो यहां तक।
लिखिए। अब सुनो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो समझ में आ गया हम पिछले वाले लोग के कॉपी पेस्ट हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, बड़ा आंसर आ रहा था अभी छोटा आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों लो तो एग्जैक्ट, ये तीन लो तो एग्जैक्टली सेम अप्लाई हो गए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेम्पोर्टेंट लो, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो दोनों का मिक्सचर है, और मिक्सचर ऐसा है कि इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको ऐसे समझो कि अपन गणित में रियल नंबर्स की दुनिया में एक चीज सीखते हैं, क्या, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी जो होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, होता है कि नहीं होता। तो अभी क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अभी क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन। तो रियल नंबर्स की दुनिया में ऐसा होता है कि मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है, सेट्स की दुनिया में इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता है। तो मैंने कर दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले तो कर दो आप ए इंटरसेक्शन बी, फिर इनके बीच में जैसे यहाँ पे प्लस साइन था तो इधर प्लस साइन लगा दिया, यहाँ पे इसके बीच में यूनियन साइन है तो यहाँ क्या लगा दिया, यूनियन साइन लगा दिया, और बाद में आपने कर दिया ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इंटरसेक्शन का यूनियन पे अलाउड है, यूनियन का इंटरसेक्शन पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको उल्टा करना चाहे, उधर सोचो, रियल नंबर के केस में सोचो तो क्या उल्टा पॉसिबल होगा क्या। लेटर से इसको ऐसे कर दूं, ए प्लस, मतलब प्लस तो बाहर लिया है, इंटू अंदर लिया है, बी इंटू सी, तो क्या ऐसे कर दूं मैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, कभी ऐसे किया है जिंदगी में, सब गलत हो गया, सब उल्टा फुल्टा गलत हो गया। तो एडिशन का मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं था, केवल मल्टीप्लीकेशन का एडिशन पे था। सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन का ही यूनियन पे अलाउड है, यूनियन का इंटरसेक्शन पे अलाउड नहीं है, बाहर इंटरसेक्शन आएगा कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्लियर है। और नोट डाल के जैसे अपन ने ऊपर लिखा कि अगर बी ए का सबसेट है, मतलब बी छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या आता है, क्या आता है बोलो, छोटा सेट आता है, छोटा सेट आता है, बी छोटा था इसलिए बी आया। कल को अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो नाउ अब बी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये थी आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। और एक प्रॉपर्टी जो थी, एक लो था, वो दोनों का मिक्स में था, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या था, बांटना। तो ये इसने इंटरसेक्शन वाली चीज दोनों में बांट दी, तू भी ले ले तू भी ले ले, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कभी तो अलाउड होता है कभी नहीं होता है, तो इसमें कैसे कैसे अलाउड है, इंटरसेक्शन का तो अलाउड है, ले लो, ओवर यूनियन, यूनियन का अलाउड नहीं है ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो तीसरा ऑपरेशन अपन ने सीखा, कौन सा, पहला क्या था यूनियन, दूसरा क्या था इंटरसेक्शन, तीसरा क्या था डिफरेंस। मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज अपने सिक्स एक्सरसाइज में आएगी, उधर ही देखेंगे अभी नहीं। हाँ, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, अभी देख लेते हैं कि शायद वो डिफरेंस ऑफ सेट्स अगली एक्सरसाइज में, फिर भी देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट में यूनियन आ गया एक्सरसाइज में, की प्रॉपर्टीज आ गई, इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज चलेंगे तो मजा आएगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा हो गया क्या, फिर मेरे को गलत याद है, लिखो फिर तो, हो गया तो क्या करें, फिर मुझे गलत याद रहेगा, कोई बात नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स को पहले बेटा ऐसे समझो, डेफिनेशन डेफिनेशन तो लिखी जाएगी, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई पूरी क्लास में, है क्या एक्चुअली, देखो, ए बी, ए में है 1 2 3 और 4 5, मान लो कॉमन में है। जब तक अपन कॉमन का पार्ट नहीं लगाते तब तक अपने को चीजें कम समझ आती है, कॉमन का हमेशा हमेशा पार्ट लगा के किया करो, ठीक है। 6 7 मान लो, ठीक है। ये है ए, ये बी और ये यूनिवर्सल से। तो देखो, अगर मैंने ए में से बी को घटाना चाहे, डिफरेंस का मतलब ये तो पता चल ही रहा है घटाना है, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल, ए के सारे एलिमेंट्स लेने, जिसमें से घटा रहे हो उसके तो सारे एलिमेंट्स लेने, जिसको घटा रहे हो उसके एलिमेंट्स इसमें से घटाने, दैट मीन्स इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स घटाने, इन दोनों के कौन 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 से हैं, 4 और 5, तो ए माइनस बी में 1 2 3 ही बचेंगे, ए माइनस बी में क्या बचेंगे बोलो, 1 2 3, समझे क्या, समझे क्या बोलो, फिर से देखो, देखो ए में तो 1 2 3 4 5 थे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स 4 5 हटाते ही क्या बचा, 1 2 3,
ठीक है। अब जैसे अपन गणित में करते हैं कि 3 - 5 जो होता है नॉट इक्वल होता है 5 - 3 होता है। सिमिलरली यहाँ पे B - A अलग आएगा कुछ। अब बी के सारे एलिमेंट्स ले और कॉमन घटा। तो बी के सारे एलिमेंट्स क्या थे, 4 5 6 7। उसमें से कॉमन घटा दी तो क्या बचा, 6 7। तो चेक करो, A - B एंड B - A जो है अलग अलग आए। दैट मीन्स A - B एंड B - A कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब उल्टा फुल्टा सेम नहीं हुआ ना, जैसे A यूनियन B यूनियन A था तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A था तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आया। तो ये तो सारी बात का सार था कि आपको जो इधर रखा हुआ है उसके तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, हटाने किसके हैं, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन हटा देना। ठीक है, लिख लें, चलो लिखो। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is a set, obviously it will also be a set, consisting, अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है शायद, फिफ्थ एक्सरसाइज, मुझे डिफरेंस याद रहेगा। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए एक्सक्लूडिंग दोज विच आर कॉमन टू द सेट्स ए एंड बी। बिल्कुल सरल सी भाषा में लिखा हुआ है, इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो समझना है। ऑल द एलिमेंट्स consisting of all the elements of A excluding those, लेकिन उसमें से वो हटा दो which are common, which are common to the sets A and B, which are common to the sets A and B। यहां तक लिख लिया। अब मैथमेटिकली अपन ने यूनियन भी लिखा, इंटरसेक्शन भी लिखा। देखो इसकी परिभाषा खुद ट्राई करते हैं। A - B को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, है ना। तो A - B एक सेट है, A - 5 लिखने में आ जाता है, पता नहीं। A - B एक सेट है लेटर से, उसमें X टाइप के एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से है, X की परिभाषा क्या है, X जो वो एलिमेंट है वो A में तो होगा पर B में नहीं होगा, तो क्या लिखूंगा, X बिलोंग्स टू A, बट नहीं लिखते इसमें, हमेशा एंड या और लिखते हैं ना। एंड मतलब अगर ये वाली बात और ये वाली बात दोनों बातें माननी है तो एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड, या कॉमा भी लगा सकते हो ना। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। और अगर B - A करूं तो ये नॉट डज नॉट बिलोंग टू का साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, हो गया मैथमेटिकल डेफिनेशन। चेक करते हैं यही लिखी हुई है क्या। जब भी कोई कॉन्सेप्ट नया सीखे ना तो 60% करके 40% हमेशा खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, देखो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज A - B equal to x such that x belongs to A and x belongs to B लिख रहे थे। x belongs, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं अपन, x belongs to A, x A में तो होना चाहिए। बैठो, x does not belong to, अपन ने क्या लिखा, B लिखा। हाँ ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग टू B क्यों लिखूंगा, देखो मेरी बात सुनो। x बिलोंग्स टू A, इधर देखो स्क्रीन पे देखो एक बार। x बिलोंग्स टू A में ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला पार्ट आएगा, आएगा बोलो। इसमें सारे एलिमेंट्स हो। अब हटा कौन से रहे हो, A इंटरसेक्शन B के हटा रहे हो ना, B के थोड़ा हटा रहे हो, हटा किसके रहे हो, A इंटरसेक्शन। तो x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, ना कि, सही कर दो, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन। और ये वेन डायग्राम बना लो उसका, वो तो आया तो जल्दी जाना। एक्सरसाइज में कुछ एक, हर में से एक एक टाइप कर लेंगे, अभी कर लेंगे, चिंता मत करो। आप घर से ट्राई करके आए हो कुछ, बस 1 to 6 ही, 3 by 3 में कुछ ट्राई नहीं किया। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है। अब देखो बेटा वेन डायग्राम में एक खास बात देखो, ये येलो वाला पोर्शन जो दिख रहा है, येलो वाला पोर्शन,
ये वाला पोर्शन तो a माइनस बी है, जो स्काई वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, और जो बीच वाला पोर्शन है वो दिख रहा है। तो अगर मुझे यूनियन करना हो, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता चल जाए, अगर मुझे यूनियन करना हो तो a माइनस बी भी ले लूं, ए इंटरसेक्शन बी भी ले लूं, और b माइनस ए भी ले लूं, तो a और b का यूनियन आ जाएगा। तो अब जब अपन ने डिफरेंस सीख लिया है ना, तो a यूनियन b की एक नई परिभाषा भी समझ में आई। a यूनियन b में क्या ले लो, a माइनस बी, b माइनस ए, और बीच का भी ले लो a इंटरसेक्शन b भी ले लो। अच्छा, तीनों सेट्स डिसजॉइंट हैं। a माइनस बी वाला जो सेट है वो देखो यहां से लेके यहां तक है और फिर यहां खत्म हो गया। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो एरिया है वो यहाँ ये वाला है, और फिर बी माइनस ए वाला जो एरिया है वो ये वाला है ना। तो ये तीनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, ट्रू फॉल्स में आता है कई बार। तो नोट्स डाल के लिखिए, सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स, और इन तीनों का यूनियन कर दें तो वी विल गेट ए यूनियन। सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, और इनका यूनियन कर दें तो अपने को ए यूनियन बी मिलेगा ना, इन सबको मिला दें तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। अब ये जो चीज लिखी हुई है हो सकता है ये भी आपको थोड़ी सी कम समझ में आए, बट नोट्स में तो आप इसको यही नोट डाउन करो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लूं 10 है कि 20 है कि 30 है, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लूं कि 20-50 जितने भी हैं, और बी माइनस ए के भी काउंट कर लूं, तो टोटल ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे। मान लो यहाँ पे इस एरिया में 1 एंड 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, राइट। तो a माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक और दो, दो, प्लस ए इंटरसेक्शन बी में कितना, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, एलिमेंट तो एक ही है ना, नंबर बताओ, संख्या बताओ, वो एलिमेंट क्या है वो। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो लो मैं लेटर ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब ठीक है, तो अब a माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिखाई दे रहे हैं येलो पोर्शन में, दो, ए इंटरसेक्शन बी में 1, एंड बी माइनस ए में 3, तो 2 + 1 + 3 टोटल कितने हो गए, 6। और मैं कहूंगी ए यूनियन बी में बताओ, तो ए यूनियन बी में सारा ही बताओगे तो 6 ही तो एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के निकालने हो तो इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ दें, तो समझ में आ गया, क्लियर है सारी बात। अच्छा, फिर अगर अपन ने ए माइनस बी की गलत लिखी है तो बी माइनस ए की भी गलत लिखी है, तो मुझे बताओ बी माइनस ए की डेफिनेशन क्या होगी, बी माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट, अब की बार एक्स बिलोंग्स टू बी एंड या बट जो भी आप कहो, एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्या आएगा बताओ, एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्या आएगा, देखो बी के तो सारे एलिमेंट्स ले लिए, ये ले लिए सारे, अब उसमें से हटा क्या रहे हो, एक ए के तो केवल ए के पूरे एलिमेंट्स तो इसमें आए नहीं कि जो हटा दो, केवल इनके कॉमन एरिया के ही तो हटा रहे हो बेटा, नहीं समझ आ रहा। बी माइनस ए वाला एरिया आपको कौन से कलर से दिखाई दे रहा है, ब्लू। बी अगर मैं कहूं सिंपली सेट बी, तो सेट बी ये पूरा है या नहीं है ये पूरा, है ना। अब इसमें से क्या हटाया कि आपको ब्लू एरिया मिला, इंटरसेक्शन हटाया, पूरा ए तो इसके अंदर है ही नहीं कि हटाओ, पूरा ए इसके अंदर है ही नहीं ना, इसके अंदर केवल ए का थोड़ा सा पार्ट है, तो आपने केवल इंटरसेक्शन हटाया ना। तो बी माइनस ए के लिए आपने बी में से इंटरसेक्शन हटाया, बी में से क्या हटाया, इंटरसेक्शन हटाया, तो मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस ए की डेफिनेशन कि जैसे ए माइनस बी की क्या लिखी है अभी आपने ए माइनस बी की क्या लिखी है कि एक्स सच दैट एक्स x belongs to a and x does not belong to b, नहीं लिखा है, a इंटरसेक्शन b लिखा है, a इंटरसेक्शन b लिखा है ना, चेक करो, वही तो करेक्ट करवा रहा हूं जो अपन ने गलत लिखी है पहले, a इंटरसेक्शन b। तो अब b माइनस ए की क्या लिखोगे, x सच दैट, अब की बार x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। भाई इंटरसेक्शन हटाना है, बी के एलिमेंट सारे चाहिए बट इंटरसेक्शन वाले हटाने, तो यहां पर भी इंटरसेक्शन बी आएगा और यहां पे भी इंटरसेक्शन बी आएगा। कोई कहे सर बी माइनस ए, तो बी इंटरसेक्शन ए लो, बात तो एक ही, अभी सीखा है कि इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे से ए इंटरसेक्शन बी करूं चाहे से बी इंटरसेक्शन ए करूं, तो आप इधर बी इंटरसेक्शन ए लिखो या इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ आया। ये वाला सेट इधर आएगा कुल मिला के, और x डज नॉट बिलोंग टू हमेशा क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। आज a माइनस बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन लगाई, एग्जाम में b माइनस ए की पूछ लेगा तो कौन सी बड़ी बात है, कल को c माइनस डी की पूछे तो बताओ, हाँ हाँ, और
X does not belong to intersection of C and D. सी एन डी कहा था। गुड मॉर्निंग, आज स्कूल नहीं जा रही हो? अच्छा, आपको यूनिफॉर्म ही नहीं मिली अभी। ओके चलो, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स खत्म हो गया, इसको a माइनस बी से डिनोट कराते हैं। हाँ जाओ जल्दी जाओ। इसको a माइनस ऐसे ही रीड करेंगे, माइनस, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे डैश है, ये मैथ्स वाला माइनस है, जैसे 5 - 3 करते हैं, मतलब रीड इसको वैसे करते हैं माइनस, ठीक है। ओके क्लियर है, डिफरेंस ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के बाद। अब इस एक्सरसाइज के बाद का जो मेरे को याद आ रहा था वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, वो कल सीखेंगे, वो कल सीखेंगे। आज के लिए काफी है, यहाँ तक हो चुका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कल सीखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड